बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग पढ़ रहे थे जी चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर नंबर 1 में हम बेसिकली देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू कंपनीज़। ठीक है, कल हमने एक दो डेफिनेशन को टेकअप किया था, जिसमें एक डेफिनेशन हमने देखी थी पब्लिक सेक्टर कंपनी। ठीक है ना, मेन। और इससे पहले हम कुछ और चीज़ें पढ़ते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये पब्लिक सेक्टर कंपनी को कल हमने मुकम्मल कर लिया था, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी वाली बात भी कंप्लीट हो गई थी, कंट्रोल वाली बात भी कंप्लीट हो गई थी। ऐसे ही था, यहाँ तक हम पहुँच गए। बेटा मुझे ना मेरे बैग में से गाड़ी की चाबी ला दो। क्लियर हो गई भैया? ये लेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस कर लिया था। यहाँ से आगे चलना था होल्डिंग कंपनी, और ये मैंने कहा था कि अब आप ये डेफिनेशन पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। होल्डिंग और सब्सिडरी का जो रिलेशन हम पिछली सारी स्लाइड में सीख कर आए हैं, यानी इसमें से गुजरते हुए जो हमने पढ़ा है, उसका नेट रिज़ल्ट ये है कि कोई कंपनी, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी का रिलेशन दो बातों की वजह से क्रिएट हो सकता है। या नंबर 1, होल्डिंग मोर देन 50% शेयर होल्डिंग, ठीक है ना। या दूसरा कैसे हो सकता है, कंट्रोल कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ सब्सिडरी। हो आपके शेयर कम है, जैसे हमने एतिसलात के साथ एग्रीमेंट जब किया था, कल भी मैंने इसकी एग्जांपल दी थी आपको। शेयर उन्हें मिले 26%, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड हम सिलेक्ट करेंगे, तो फिर सब्सिडरी बन जाएगी। इन दो में से किसी एक वजह से कोई कंपनी सब्सिडरी कंपनी बन सकती। बाज़ दफ़ा अच्छा वो वाली होगी तो जर्नली ये वाली खुद ही हो जाएगी, ये अकेली हो सकती है, ये अकेली हो सकती है। लेकिन अगर मेरे पास 50% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग है और इलेक्शन होंगे, तो जाहिर है 50% से ज़्यादा डायरेक्टर मेरे ही आएंगे। फिर उसके साथ ये तो बाई डिफ़ॉल्ट आ जाएगी, ये अकेली एज ए एग्रीमेंट भी आ सकती है ऑप्शन। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट जी? अच्छा जी, चलिए आगे चलते हैं। अब आ गया जी, अच्छा मैंने वहाँ उसी तरह ही रेफरेंसिंग सारी रखी हुई है। लर्निंग आउटकम 3 आ गया, इसका मतलब है 2 लर्निंग आउटकम हमारे कंप्लीट हो गए। लर्निंग आउटकम 3 में क्योंकि हमारा वास्ता पढ़ना है, आ जाओ बेटा आ जाओ, हमारा वास्ता पढ़ना है SECP से, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो थोड़ा सा उसके बारे में, क्योंकि अल्फाज इस्तेमाल होने हैं, इसलिए ज़रा सा बताया जा रहा है। कमीशन, SECP, जब हम कहीं लफ्ज़ कमीशन लिखेंगे तो इससे मुराद क्या होगी, SECP। ठीक है ना, लफ्ज़ कमीशन लिखेंगे तो उससे मुराद क्या होगी, SECP। आज से पहले कमीशन सुन के आपको जरदारी साहब याद आते होते, लेकिन अब लफ्ज़ कमीशन से हमने SECP को याद करना है। अच्छा जी, द कमीशन मीन्स द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1997। इससे पहले हमारे पास SECP नहीं होता था, बल्कि एक इदारा होता था जिसका नाम था CLA, कॉरपोरेट लॉ अथॉरिटी। फिर हमने इसको मेजरली रेनोवेट किया, दोबारा इसको बनाया, सारा नया लॉ आया, उसके तहत अब हम SECP में काम कर रहे हैं। अच्छा जी, अब ये छोटी छोटी सी बातें ऐसे लिखी है, यानी क्योंकि MCQs भी आ रहे हैं, तो इस वजह से इन सालों की कोई अहमियत क्रिएट हो गई है। कब बना था, 1997 में बना था, अदरवाइज तो इसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं थी। फिर एक बात यहाँ लिखी हुई है, ऑफिसेज। SECP हेड ऑफिस इज एट फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद। हेड ऑफिस SECP का कहाँ पर है, एंड इट हैज़ 8 रीजनल ऑफिसेज। अब हमने क्या किया हुआ है, पूरे मुल्क को 8 हिस्सों में बांटा हुआ है, 8 स्लाइसिस बना रखे हैं अपनी किसी तरतीब के मुताबिक। ऐसे नहीं एग्जैक्टली पिज़्ज़ा की तरफ बराबर बराबर स्लाइस नहीं किए हुए, 8 हिस्से बना रखे हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस। ठीक है, वो कहाँ है, 1 एट फेडरल कैपिटल, एक फेडरल कैपिटल में, 4 एट प्रोविंशियल कैपिटल, जैसे पंजाब का प्रोविंशियल कैपिटल क्या है, लाहौर, तो लाहौर में आपको SECP का ऑफिस नजर आएगा। तो वो ऑफिस कौन सा कहलाएगा, रीजनल ऑफिस, कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस। ठीक है ना। और इसके अलावा कितने बच गए बाकी, 3, एंड 3 इन मेजर सिटीज, मुल्तान, फैसलाबाद एंड सक्कर। हर प्रोविंस के कैपिटल सिटी के अंदर ऑफिस है,
एक इस्लामाबाद में ऑफिस है और 3 यहाँ पर हैं, तो टोटल कितने हो गए? 8 ऑफिस हो गए। इस्लामाबाद में भी तो एक है ना, इस्लामाबाद में अब 2 ऑफिस हो गए ना, एक SCCP का ऑफिस, एक कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस। जब हमने कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है तो हमारा वास्ता इस ऑफिस से पड़ना है, ठीक है ना। कंपनी रजिस्टर होने के बाद कंपनी के जब मैटर ने, अफेयर्स ने चलना है, तो जब भी 70-80% हमारा वास्ता इस ऑफिस से पड़ना है। हाँ, कोई 10-20% ऐसे मसाइल होंगे जहां हमें हेड ऑफिस जाना पड़ेगा, कमीशन जाना पड़ेगा। क्लियर होगी बात जी? अच्छा जी, वो कहता है जी इसके क्या फंक्शंस हैं। तो जब हम कंपनी पढ़ लेंगे ना तो ये फंक्शन हमें खुद ही समझ आ जाएंगे सारे, लेकिन चलें एज ए फॉर्मेलिटी। कमीशन शैल एक्सरसाइज सच पावर्स एंड परफॉर्म सच फंक्शन एज आर कन्फर्ड ऑन इट बाय और अंडर कंपनीज एक्ट 2000। वो कहता है जी कंपनीज एक्ट इसकी जिम्मेदारी लगाएगी, आपने ये काम भी करना है, ये भी देखना है, ये भी देखना है, तो फिर ये वो काम करता जाएगा। वहीं से इसके पास पावर तैयार भी आएगा। The power and function of the Commission under Companies Act 2017 are in addition to the powers and function of the Commission under Securities and Exchange Commission of Pakistan Act। वो कह रहा है 2 कवानीन हैं जहां से ये इदारा पावर्स ले रहा है, ताकत ले रहा है, फंक्शन कर रहा है। पहली पावर ले रहा है अपने एक्ट से। वो कौन सा एक्ट है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1997। इसके अंदर लिखा है कि जी कमीशन क्या है, इसके क्या इख्तियारात हैं, क्या है। एक ये और दूसरे इख्तियारात हमने लिख रखे हैं कहाँ? कंपनीज एक्ट 2017। इन 2 जगह से इख्तियार मिल रहा है, ठीक है ना। SCCP has been vested with lot of power under Companies Act and other relevant laws। other relevant laws भी कंपनी से रिलेटेड जो, और जैसे अभी हम आगे चलेंगे तो कुछ लॉज का जिक्र आएगा, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बैंकिंग कंपनीज हैं, इस तरह की वो भी SCCP के थ्रू काम करवा रही है। लॉ हैज़ वेस्टेड वेरियस पावर टू SCCP, और कुछ इख्तियार SCCP के पास हैं, यानी कुछ कमीशन के पास हैं और कुछ SCCP का मतलब हो गया हेड ऑफिस। ऐसे ही एक इंट्रोडक्शन चल रही है। जब हम सारा सिलेबस पढ़ेंगे तो ये बातें तो हमें वैसे ही समझ आ चुकी होंगी सारी की सारी। रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार कौन है? एक ऑफिसर है जो कि कहाँ बैठा होगा? ये जो हमारे रीजनल ऑफिसेज है ना, कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज, वहाँ जो लोग बैठकर ये फंक्शन कर रहे होंगे। कैसे? रजिस्ट्रार मीन्स आ रजिस्ट्रार। कह रहे यार हो सकता है हम उसका नाम रजिस्ट्रार ही रखें, और उसके नीचे एडिशनल रजिस्ट्रार, एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, यानी इसके असिस्टेंट जो है ना, इन सारों का कलेक्टिव लॉ में क्या नाम है? रजिस्ट्रार। अपनी सीट पर उसका नाम अलग अलग है। एक रजिस्ट्रार होगा, एक एडिशनल रजिस्ट्रार होगा, फिर जॉइंट रजिस्ट्रार होगा, फिर और क्या होगा जी? डिप्टी, और ये सीनियर जूनियर के हिसाब से। लेकिन फंक्शन के एतबार से ये सारे क्या कर रहे हैं? कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? रजिस्ट्रार का। रजिस्ट्रार के पास पावर्स और ये क्या है, ये जैसे जैसे हम आगे चलेंगे हमें समझ आएगी। इसने कंपनी के, जब हमने कंपनी बनानी है ना, तो कुछ डॉक्यूमेंट बनाने हैं। कौन से? 2 डॉक्यूमेंट तो नाम सुना है, अभी हमने पढ़े नहीं है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। फिर साल भर हमने कुछ स्टेटमेंट्स बना बना के भेजनी है कि जी ये चीज़ बताओ जी, ये चीज़ बताओ जी, ये डायरेक्टर कौन बन गया है, ये कब हुआ, मीटिंग हुई, उसके मिनट्स बनाकर किसको जमा करानी है, वो सारी चीज़ें इसी के पास जानी है, ठीक है ना। अच्छा जी, बाकी भी इसी तरह ये सारा कुछ ही हो जाना, कवर खुद ही हो जाना ऑटोमेटिकली। पढ़ने की जो एक बात है वो हम यहाँ से इसको पढ़ लेंगे तो चलो कोई फ़ायदा हो जाएगा। दैट इज़ एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें से सवाल भी आ जाता है। बाकी ये जो पीछे SCCP और रजिस्ट्रार वाली बातें गुजरी हैं, ये जब हम लॉ पढ़ेंगे ना तो खुद ही यहाँ हमें भी याद करना पड़ेगा, इसने ये करना है, इसने आगे पूरा चैप्टर इसके ऊपर ही आ रहा होगा। जैसे डायरेक्टर के इलेक्शन आएंगे तो वहाँ लिखा होगा, कंपनी की मीटिंग्स आएंगी तो वहाँ लिखा होगा,
कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स आएंगी तो वहां लिखा होगा, इसलिए इसे यहां रटा लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसे इसकी जगह पर ही पढ़ना जरूरी है। नॉट फॉर प्रॉफिट, इफ नॉट फॉर प्रॉफिट वांट टू बी रजिस्टर्ड एज कंपनी, इट रिक्वायर लाइसेंस फ्रॉम कमीशन मीन्स SCCP। देखें, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आमतौर पर हम NGOs भी बोल देते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हैं? जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। ठीक है, अच्छा, यहां लीगली हमने बात समझनी है। इसका यह मतलब नहीं है कि वो प्रॉफिट कमा नहीं सकती, वो प्रॉफिट कमा सकती हैं, घर नहीं लेकर जा सकती। ठीक है ना, पर्सनल डिविडेंड नहीं लिया जा सकता उसमें। अच्छा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, छोटी छोटी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के बगैर भी काम कर रही हैं। लेकिन अगर आपने कोई ज़्यादा बड़ी कंपनी के तौर पर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है तो, और आप चाहते हो कि यार आपकी लाइबिलिटी वहाँ वही हो, लिमिटेड लाइबिलिटी, तो कहते फिर हम ये काम कर सकते हैं कि हम उसे एज अ कंपनी रजिस्टर करवा लें। ठीक है, अब ये उसका जिक्र आ रहा है। इफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वांट टू बी रजिस्टर्ड एज कंपनी, इट रिक्वायर लाइसेंस फ्रॉम, पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी। एक वो मुशर्रफ दौर में ये काम हुआ था जब ये हमारे ऊपर ये लॉ एंड ऑर्डर वाले हालात टाइट हुए ना, तो उस वक़्त ये उसूल बनाया गया कि नहीं, ये लाइसेंस लेंगे कहाँ से? SCCP से। अच्छा जी, कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस कैसे मिलेगा या किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा? वो कह रहा है पहली बात है आप क्या काम कर सकते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाकर। वो कहता है आप ये काम कर सकते हैं, फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस, एजुकेशन, रिलीजन, स्पोर्ट, हेल्थ या चैरिटी पर्पसेस के लिए कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। तो बहुत सारी हमें रिलीजियस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नज़र आती हैं, बहुत सारी हमें एजुकेशनल रिलेटेड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नज़र आती हैं, जैसे कि लम्स इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल, ICAP इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल। ठीक है, ये सारी इसी तरह की इदारे हैं। रिलीजियस के अंदर आपको रिलीजियस जमातें नज़र आती हैं, उनके वो नज़र आते हैं। हेल्थ के अंदर आपको शौकत खानम नज़र आता है, ठीक है ना, ईदी नज़र आते हैं, शौकत, और बहुत सारे इदारे नज़र आते हैं। तो इस तरह हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। पहली बात, बस इन मकासद के लिए बनाई जा सकती है। नंबर 2, प्रोहिबिट डिविडेंड टू मेंबर। प्रोहिबिट का मतलब था किसी सूरत ये काम नहीं हो सकता, अलाउ ही नहीं है। ठीक है ना, यानी ये किसी भी तरह अपने मेंबर को डिविडेंड नहीं दे सकते। अप्लाई प्रॉफिट इन इट्स, अब या तो प्रॉफिट कमाई ना, तो फिर इदारा कैसे चलेगा? लोगों से चैरिटी लेंगे, ज़कात लेंगे, इस तरह चलेगा? ऐसे भी चल सकता है। और एक है कि आप कहें कि नहीं यार हम लोगों से नहीं लेंगे बल्कि हम खुद कमाएंगे और अपनी कॉज के ऊपर खर्च कर देंगे। चैरिटी का मतलब, नॉन प्रॉफिट का मतलब हमेशा गरीब के लिए काम करना नहीं है। क्या लम्स गरीब लोगों को तालीम दे रहा है? ठीक है ना, नहीं, ड्रामे के बाद फुल स्टॉप है, फिर ICAP आया कि डायरेक्ट ICAP आया? हम तो लॉ वाले लोग हैं, पहले समझाओ ये ड्रामा तुमने किसके साथ लगाया है? अच्छा जी, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा गरीब के लिए ही काम कर रहे हो। अब जैसे लम्स है, अब अगर लम्स ऐसे सोचता कि ठीक है यार हम फ्री तालीम देंगे, तो फिर आजकल रमज़ान चल रहा है तो सारे लाहौर में बैनर लगे होने थे, इस दफ़ा ज़कात लम्स को दें, ठीक है ना, कुर्बानी की खालें लम्स को दें, ठीक है ना, खाल लम्स के लिए, फिर ये नारा लगना था। लेकिन उन्होंने सोचा, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, इन्होंने कहा नहीं नहीं यार हम ऐसे नहीं काम करेंगे, हम खुद पैसे कमाएंगे, फीस लेंगे बच्चों से, हाँ ये पैसे हम घर नहीं लेके जाएंगे, उससे लम्स की और बिल्डिंग खरीदेंगे, फुला करेंगे। अप्लाई प्रॉफिट इन सब्जेक्टिव। और ऐसे भी हो सकता है कि कोई इदारा कहे कि नहीं यार हम गरीब के लिए काम करना चाहते हैं,
और गरीब को मुफ्त खाना खिलाएंगे या फलां काम करेंगे या फलां काम करेंगे, तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे? फिर वो चैरिटीज़ लेंगे, डोनेशंस लेंगे, सारा काम करेंगे। और इसका कम्बिनेशन भी हो सकता है, इसका कम्बिनेशन भी, मसलन ईदी का आप जितना भी वर्क देखें तो वो एक किस्म का फ्री वर्क है। अब ईदी फाउंडेशन चलेगी कैसे? चैरिटी से चलेगी, दायरा डोनेशन से चलेगी, जेडीसी की एग्जांपल हो सकती है। फिर आप आ जाइए इन बिटवीन, तो शौकत खानम उसकी एग्जांपल हो सकती है कि भाई जो अमीर पेशेंट है उससे पैसे भी लेंगे, जो गरीब है उसका फ्री भी इलाज कर देंगे। शौकत खानम की डायग्नोस्टिक लैब पूरे मुल्क में मौजूद हैं, सबसे ज़्यादा महंगी वही लैब्स हैं, लेकिन वो पैसा घर नहीं लेके जा रहे, वो वहाँ से कमाकर अपनी कॉज पर खर्च हो रहा है। ये तीनों कम्बिनेशन के ज़रिए से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा सकती हैं। लिखना क्या पड़ेगा? सिर्फ एक शर्त लगानी पड़ेगी कि प्रोहिबिट डिविडेंड टू मेंबर। ऑब्जेक्टिव एंड एक्टिविटीज आर नॉट अगेंस्ट लॉ और नेशनल इंटरेस्ट। यही आजकल गले में पड़ा हुआ ना, कि जब गवर्नमेंट ने किसी चीज़ को करना हो, सख्ती करनी हो, कहते हैं ये नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो हम इस तरह के अल्फाज हर लॉ में डाल देते हैं ताकि जब हमें किसी को टाइट करना हो तो फिर उसको ज़रा खींच लें। वो कह रहे हैं आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो अगेंस्ट लॉ हो। पहली बात, गैर कानूनी काम नहीं कर सकते। नंबर 2, अगर हमारा नेशनल इंटरेस्ट कहीं उसके खिलाफ आ रहा है तो फिर आप वो काम भी नहीं करेंगे। ठीक होगी बात जी? एडिशनल कंडीशन बाय, वो कहता है ये तो मोटी मोटी बातें बता रहे हैं, अगर इसके अलावा कोई कमीशन बताना चाहे, कोई कंडीशन लगाना चाहे, मतलब आपने कोई एक एनजीओ बनानी है और गवर्नमेंट को, कमीशन को लग रहा है कि यार ये कल को कोई मुसीबत ही ना क्रिएट हो जाए इसमें, वो कहते हैं ठीक है कमीशन आपका बना देते हैं, सारा कुछ करें, आप काम करें, लेकिन आप फॉरेन डोनेशन नहीं ले सकते। कंडीशन लग गई। तो कोई भी कंडीशन लगाई जा सकती है। एडिशनल कंडीशन बाय कमीशन, कमीशन कोई कंडीशन लगा सकता है। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल शैल बी इन स्पेसिफाइड फॉर्म एंड अप्रूव्ड बाय कमीशन। लो जनाब, अब बन गया हमारा एक इदारा जिसका नाम हो गया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इस इदारे का स्टेटस क्या है? इट्स अ कंपनी। ठीक है ना, इट्स अ कंपनी। अच्छा, जब हमने सारी कंडीशन पूरी कर ली, इदारा बन गया, हमें फ़ायदा क्या हुआ? वो कहता है जी हमें प्रिविलेजेस क्या मिले हैं। नंबर 1, नॉट टू ऐड वर्ड लिमिटेड या गारंटी लिमिटेड, बस ये हमें फ़ायदा हुआ। शौकत खानम प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड या गारंटी लिमिटेड नहीं लिखा हुआ, बस शौकत खानम, लम्स, ईदी फाउंडेशन। ठीक है, अब इनके आगे लिमिटेड नहीं लिखा हुआ। रोलेक्स भी बिल्कुल ठीक है, ये भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये फ़ायदा हुआ क्योंकि लिमिटेड का लफ्ज़ एक कमर्शियल लफ्ज़ है, कंपनी। ठीक है, तो इसको ज़रा अच्छा नहीं लगेगा इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो इसलिए लॉ ने कहा कि ओके ये हम आपको फ़ायदा दे देंगे कि जो एक कमर्शियल वर्ड है ये आप ना लिखें। हाँ, स्टेटस आपका क्या होगा? कंपनी का ही स्टेटस होगा। लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर विल बी लिमिटेड। कंपनी बनाई इसलिए जाती है, और हमने ये कंपनी ही बनाई है, लेकिन कौन सी कंपनी बनाई है? नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाई है। अब हम इस कंपनी से कमाना भी कुछ नहीं चाहते, ये तो इसके अंदर ही लिखा हुआ है, प्रोहिबिट डिविडेंड टू। तो फिर हम अपनी लाइबिलिटी क्यों अनलिमिटेड लेकर चलेंगे? इसलिए हमारी लाइबिलिटी क्या हो गई? लिमिटेड। कंपनी का बेनिफिट हमें मिल गया। नहीं, टैक्स से तो एग्जेम्पशन मिल जाती है ना इन्हें, फिर वो एक अलग बहस है, इस क्लास की बहस नहीं, वो एक अलग है कि टैक्स में इनको एग्जेम्पशन मिल जाती है। अच्छा जी, चलें जी, लाइसेंस मिल गया, काम आपने शुरू कर दिया। अब अगर आप उन सारी बातों को पूरा कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने चलते चलते कुछ वायलेशंस करनी शुरू कर दी तो क्या एक दफ़ा लाइसेंस मिल गया तो बस हमेशा के लिए मिल गया? लाइसेंस कैन बी रिवोक्ड। रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस कब हो सकता है? कमीशन कैन रिवोक लाइसेंस। पहली बात है, कौन रिवोक करेगा? कमीशन रिवोक करेगा।
कब करेगा? जब फेलियर टू कंप्लाई कंडीशंस, अफेयर अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है ना। जैसे हमने बहुत सारे रिलीजियस इदारों को बंद किया, ब्लैकलिस्ट किया, बैंड ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट किया, मुशर्रफ दौर में भी किया, हर दौर में किया, बल्कि ऐसे कहिए कौन सा बहाना लगाकर या किस वजह से किया, चलो बहाना ना लगाए, पॉजिटिव, किस वजह से किया कि गवर्नमेंट फील्स के ये पब्लिक इंटरेस्ट या नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो किसने लाइसेंस कैंसिल करना है? फिर कमीशन ने कैंसिल कर देना। फेल टू फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिपोर्ट फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर, अगर ये इदारा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा ना करवाए, किसे? रजिस्ट्रार को, या कुछ रिपोर्ट्स जमा करवानी है वो जमा ना करवाए 2 साल कंटिन्यूसली, तो इस बुनियाद पर भी इसका लाइसेंस रिवोक किया जा सकता है। एक्टेड अगेंस्ट लॉ या नेशनल इंटरेस्ट, तब भी रिवोक किया जा सकता है। ऊपर था पब्लिक इंटरेस्ट, नहीं, यहां पब्लिक से मुराद है मफादे आमा, ठीक है ना। अब मैं वो लफ्ज़ बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन चले मुझे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए कहना पड़ेगा कि जैसे फ़र्ज़ करें कि कल को गवर्नमेंट ये डिसाइड कर दे कि यार ये जो औरत मार्च हमारे मुल्क में हो रहा है ये हमारे पब्लिक इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है, तो फिर इस एक्टिविटी को यहाँ लाकर बैन किया जा सकेगा, ठीक है। एक है हम कहें नहीं कोई ऐसा काम हो रहा है जो हमारे किसी लॉ ऑफ द लैंड की खिलाफ वर्जी हो रही है, फिर भी किया जा सकता है। या हम कहें यार ये इदारा हमारे नेशनल सिक्योरिटी के इदारों के ऊपर इस तरह की तनकीद कर रहा है जो अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट है, तो तब भी बैन किया जा सकता है, ठीक है ना, तब भी बैन किया जा सकता है। और नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट बहुत सारे कवानीन हमने पहले ही बना रखे हैं, हर हुकूमत ने बना रखे हैं कि जनाब आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, फलां के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते, फलां के ऊपर नहीं कर सकते। इस तरह का इंटरेस्ट हमारा ऑलरेडी मौजूद है। ये तो अब थोड़ा सा पॉलिटिसाइज होने के बाद ये चीज़ें इस तरह हो रही हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड हैं पिछले 70 साल की हिस्ट्री में। अब आकर हमें ओपनली हम कुछ बातें कर रहे हैं और इसको बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना अभी की बात है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये अभी की बात है। आखिरी 6 महीने में खान साहब की हुकूमत ने ये कानून पास किया था कि अगर कोई बंदा ऐसी पोस्ट शेयर भी कर दे, पोस्ट किसी और की है, मेरे व्यूज़ नहीं है, शेयर का मतलब है यार मैंने ये पढ़ी है, शेयर भी कर दे तो मुझे भी उठाया जा सकता है और ज़मानत भी नहीं हो सकती, ठीक है ना। ये उस वक्त कानून बना, अभी आखिरी 6 महीने में, यानी, और इसमें उन अकेले नहीं, हर हुकूमत में ऐसे होता रहा। इसीलिए तो कभी इन इदारों पर कोई बोलता नहीं था, बोल सकता नहीं था, ठीक है ना। तो ये एक बड़ी वाइडर टर्म है, हम हर जगह इसको डाल लेते हैं ताकि अगर कल को किसी इदारे को हमें कंट्रोल करना पड़े तो हम कहते हैं जी, किसी चैनल को बंद करना पड़े तो पैमरा के नोटिस में सबसे पहले क्या लिखा होता है? नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। किसी साफ़ी को उठाना होता है सबसे पहले हम क्या कहते हैं? नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ। तो ये एक बड़ी वाइडर टर्म है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। नंबर ऑफ मेंबर रिड्यूस टू 3, क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी के लिए ज़रूरी है कि 3 मेंबर कम से कम हो, प्राइवेट के लिए 2, सिंगल मेंबर के लिए 1, ठीक है ना। तो पब्लिक कंपनी है क्योंकि ये, इसलिए उन्होंने लिखा कि अगर फ़र्ज़ किया 7 लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई थी और खुदा न खासा किसी हादसे में 5 लोग फोत हो गए तो बाकी बच गए 2, तो फिर इसका लाइसेंस रिवोक हो सकता है इस बुनियाद पर भी कि अब आप 3 जो मिनिमम थ्रेश होल्ड है वो आपके पास नहीं रहा। टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग, आप पढ़ भी आए हैं ये उधर, आपको पता है क्रूशल टॉपिक है। किसी भी इदारे के ऊपर जब हमने और कोई इल्ज़ाम ना मिल रहा हो तो फिर हम कहते हैं कि ये क्या कर रहा है? मनी लॉन्ड्रिंग है, इसका फॉरेन फंडिंग है, इसका ये है, इसका ये है, ठीक है। तो वो जो हमें लग रहा होता है ना कि कब कहाँ ऐसे, तो ऐसे हम लॉ के अंदर ही बिल्ट इन कर लेते हैं पहले ही, जैसे वीडियोस बना बना के रिकॉर्ड करके रख लेते हैं ना हमारे, और फिर देखते हैं किसकी रिलीज़ करनी है और किसकी नहीं करनी है। उसी तरह ये अल्फाज हैं जो हमने लॉज के अंदर लिख रखे हैं ताकि जब ज़रा रस्सी टाइट करनी हो तो फिर टाइट कर लेते हैं। फेल टू मेंटेन प्रॉपर
अकाउंट। अगर अकाउंट्स मेंटेन ना हो रहे हो तो इसको बुनियाद बनाकर भी लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन पहले नोटिस जारी करेंगे और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड प्रोवाइड की जाएगी। यानी ये नोटिस जाएगा क्यों ना आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए, और फिर आप आकर उसको एक दफ़ा आप अपना मौक़िफ़ पेश करें। अगर तो आपने जस्टिफाई कर लिया तो ठीक है, और नहीं तो फिर आपका लाइसेंस रिवोक हो सकता है। अच्छा जी, लाइसेंस हो गया रिवोक, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? अब जाहिर है ये इदारा कैसे चल रहा था? डोनेशन से चल रहा था, चैरिटी से चल रहा था। ये इदारा कौन सा है? जिससे आप प्रॉफिट घर नहीं लेके जा सकते थे। इसका मतलब है इसके एसेट भी घर नहीं लेके जा सकते। अगर मेरी कोई कंपनी लिक्विडेशन में चली गई है तो बाहर वाले लोगों के पैसे पे करने के बाद बाकी तो मेरे ही है ना, मेरे ही एसेट है। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं है, ठीक है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ये एसेट भी हमारे नहीं है। यही बात यहां नजर आएगी हमें। वो कहता है अगर आपका लाइसेंस कैंसिल हो गया ना तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है? स्टॉप एक्सेप्टिंग डोनेशन। अब आप चैरिटी कंटिन्यू नहीं रख सकते, नंबर 1। नंबर 2, स्टॉप ऑपरेशन एक्सेप्ट। अगर किसी से पैसे लेने वाले हैं वो काम कर लें, लेकिन आप अपना ऑपरेशन फौरन क्या कर दें? स्टॉप कर दें। लोगों से इस ऑपरेशन के नाम पर आप चैरिटीज ले रहे थे ना, ये चैरिटी फौरन लेना बंद कर दें, ऑपरेशन भी बंद कर दें। हाँ, किसी से हमारे पैसे लेने देने वाले हैं वो काम ताकि पूरा हो जाए। ट्रांसफर एसेट्स टू सिमिलर कंपनी विद इन। एसेट बेचकर घर नहीं ले जाने, बल्कि सिमिलर कंपनी को ट्रांसफर कर दें, यानी किसी दूसरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो उसी सेक्टर में काम कर रही हो, ताकि वो एसेट उसके काम आ जाए। अभी वो इतना कच्चे नहीं है, आ रहा है अभी, लेजिस्लेशन इतनी रॉ नहीं है। वो कहते हैं सिमिलर कंपनी को, मसलन हम ऐसे एजम्पशन करने के लिए, मसलन फर्ज करें लम्स का लाइसेंस कैंसिल हुआ तो फिर लम्स के एसेट शौकत खानम को दे दें तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। एजुकेशन से रिलेटेड है तो किसी एजुकेशन के इदारे को दे देंगे तो बेहतर है। इसी तरह अगर शौकत खानम का लाइसेंस कैंसिल हो जाए तो शौकत खानम के एसेट लम्स को दे दें तो फ़ायदा नहीं है। इसीलिए क्या लिखा हुआ है? ट्रांसफर एसेट्स टू सिमिलर कंपनी विद इन 90 डेज। फाइल रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज। ये देखें ऐसे नाम आने हैं रजिस्ट्रार के। वाइंड अप कंपनी विद इन, कमीशन में अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर इफ अबव कंडीशन आर नॉट। वो कहता है अगर आप ये सारे काम खुद नहीं कर रहे ना, जैसे हुकूमत खुद इलेक्शन नहीं करा रही, तो फिर अदालत को कराने पड़ रहे हैं। वो कह रहा है अगर इसी तरह आपने खुद ना किए तो फिर कमीशन क्या करेगा? एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेगा जो आकर ये काम कर देगा। कमीशन कौन है? वो इस्लामाबाद वाला, ओके। और ये रजिस्ट्रार आ रहा था ये कौन है? ये लाहौर वाला था, ठीक हो गई बाजी। डायरेक्टर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी शैल नॉट होल्ड ऑफिस इन ट्रांसफरी कंपनी फॉर 5 ईयर। वो कह रहा है जिस कंपनी को ये एसेट आपने दिए ना, ये वाले लोग उस कंपनी में अगले 5 साल तक डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो आप कह रहे थे ना कि अभी हम अपनी कंपनी बना लेंगे, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। ठीक हो गई बात। यहां से 4-5 नंबर की दफा बात एग्जामिनर पूछ लिया करता है। या तो पूछ लेता है कि जी लाइसेंस लेने का क्या तरीका है, कंडीशन क्या है, लाइसेंस लेने का फ़ायदा क्या होगा, रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस कब होगी और इसके अफेक्ट्स क्या आएंगे। ये टॉपिक हमारा एक छोटा सा यहाँ है जो आपने करना है। ये मैंने सॉरी जी बिल्कुल आ सकता है, लेकिन वैसे इस चैप्टर को एग्जामिनर अभी ऑन नहीं करता। जैसे उधर लॉ में आखिरी 2-3 चैप्टर में से वो जब बात पूछता है बस सीधी सी पूछ लेता है ना, और इसी तरह लॉ में से वो पहले चैप्टर में से सीधी बात पूछ लेता है। ये भी अभी वही एरिया, इसमें से सीधी बात पूछता है। जैसे ही हम कंपनी में घुसेंगे ना चैप्टर नंबर 2 में, बल्कि इसका आखिरी लर्निंग आउटकम, वहाँ से सब काम सिनेरियो बेस्ड शुरू हो जाता है। अच्छा जी, इसके बाद आ गई जी इसकी बुक रीडिंग। ये
नहीं, ये तो लीगल फॉर्म में होगा ना, ये डोनेशन की फॉर्म में नहीं होगा, तो लीगल फॉर्म में होगा। नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। डोनेशन का तो मतलब होता है ना वॉलेंटरली कर रहा होता है इंसान, इसलिए लफ्ज़ डोनेशन ठीक नहीं है यहाँ। ये कंपलसरी है, लॉ ने कहा है कि अब आप अपने एसेट किसी और सिमिलर कंपनी को दें, ठीक है ना। अच्छा जी, ये वही सारी बातें, अब सारी की सारी क्राइटेरिया फॉर लाइसेंस आ गया, ठीक है ना, ये वही सारी कंडीशंस आ गई। और उसके बाद कंडीशन एंड रेगुलेशन, फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, क्योंकि कंपनी बन रही है तो वहाँ हमने भी पीछे पढ़ा था कि इसका स्पेशल फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल होगा। यही दो बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये फॉर्म बने बनाए पड़े होते हैं SCCP की वेबसाइट पर, इसीलिए उन्होंने लिखा हुआ है सेट आउट इन टेबल F। एक टेबल F पड़ा है, कहाँ पड़ा है? फर्स्ट शेड्यूल में, ठीक है ना। ये बना बनाया पड़ा है, वहाँ से आप उठाकर कॉपी करके इसको कर लेंगे। कोई छोटी मोटी आपने अपने मुताबिक अमेंडमेंट करनी है तो वो भी कर सकते हैं। ये बातें अभी चैप्टर 2 में जाके हमने पढ़नी है कि ये डॉक्यूमेंट कैसे बनता है और ये डॉक्यूमेंट कैसे बनता है। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस पढ़ते हैं जो अभी, सिर्फ ये तो बता दें आपने कहाँ तक जाना है। अफेक्ट ऑफ रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस, यहाँ तक का काम आपने करके आना। नहीं, लिस्ट नहीं हो सकती ना, इसलिए नहीं होगी कि डिविडेंड ही नहीं मिलना। ये तो हम ख्याल लोग मिलकर काम करेंगे, ठीक है ना। इसका लिस्टेड होने का कोई जवाब नज़र नहीं आता, क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो चैरिटी की एक्टिविटी है, खैर का काम है। अगर कोई कर रहा है तो कल मुलाकात होगी, यहाँ से आगे चलिए।